मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले टैक्स नहीं बचाते, बल्कि वो तो ज़्यादा टैक्स भर रहे होते हैं। और इस तरह हज़ारों करोड़ का इलीगल पैसा देखते ही देखते लीगल इनकम बन जाती है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के इन 3 स्टेप से पैसा गुजर गया तो सरकारें जितना भी जोर लगा लें, उन्हें सीज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लो कल सुबह आपके रूम में अचानक 100 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आपको खुशी होगी? बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत बड़ी समस्या है। इस पैसे से ना आप लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, ना लग्जरी अपार्टमेंट, ना उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, ये पैसा आया कहाँ से? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिमिनल एक ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिमिनल्स कैसे अपना पैसा क्लीन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ये 3 स्टेप कैसे काम करते हैं और दुनिया भर की गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं और क्यों वो असफल हो रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल एंड वेलकम टू द टुडेज वीडियो। लेकिन उससे पहले एक सवाल, ये डर्टी मनी क्या होता है? देखिए, पैसा कभी डर्टी नहीं होता। डर्टी होता है उस पैसे तक पहुंचने का रास्ता। अगर कोई इंसान करप्शन, ड्रग, इलीगल माइनिंग, साइबर फ्रॉड या किसी और गलत तरह से पैसा कमाते हैं तो कानून की भाषा में इन्हें प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पैसा कमा लेना और उसे खर्च करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कल ही वो व्यक्ति 15 करोड़ बैंक में डिपॉजिट करने जाए या 20 करोड़ लेकर बंगलो खरीदने जाए तो अथॉरिटीज़ का सिर्फ एक ही सवाल होगा, ये पैसा आपने कमाया कैसे? और इस तरह उनका पूरा इलीगल बिजनेस दुनिया की नज़रों में एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि हर बड़े ट्रांजैक्शन के पीछे एक हिस्ट्री होती है। सैलरी, बिजनेस इनकम, हर लीगल इनकम के पीछे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स, टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन। और इसी वजह से सिर्फ ये कह देना कि ये बिजनेस इनकम है, ये काफ़ी नहीं है। इस बात को प्रूव भी करना होता है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। क्रिमिनल्स ये पैसा नहीं बदलते हैं, बल्कि इस पैसे के पीछे की हिस्ट्री बदल देते हैं। वो एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे देखकर लगे कि ये पैसा किसी क्राइम से नहीं, बल्कि लीगल बिजनेस से कमाया गया हो। ये एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक प्रोसेस होता है। और अगर इसमें से एक भी स्टेज फेल हो गई तो पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो जाएगा। देखिए, हर मनी लॉन्ड्रिंग केस अलग होता है, पर लगभग सभी ये 3 स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं। पहला है प्लेसमेंट। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने मिर्ज़ापुर सीरीज तो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी मैं बता दूं, उसमें एक कैरेक्टर होते हैं पंकज त्रिपाठी एक कालीन भैया। उनका गन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है। इसी बिजनेस से उनकी ज़्यादातर इनकम आती है, पर दुनिया को दिखाने के लिए उनका एक दूसरा बिजनेस है, कालीन बनाने का। इस बिजनेस से उनको पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सिर्फ ये दिखाना होता है कि ये कमाई तो हमारे लीगल बिजनेस से आ रही है। इस स्टेज में जो डमी बिजनेस चुना जाता है वो ऐसा होता है जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हो, क्योंकि इलीगल बिजनेस की जो भी इनकम आएगी उसे ये दूसरे बिजनेस की इनकम दिखाकर कैश को बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा बिजनेस चुन लिया जिसमें बैंक की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हो तो ईडी और इनकम टैक्स वाले आपके बैंक की ट्रांजैक्शन की डिटेल ले सकते हैं और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह प्लेसमेंट की हेल्प से हमने उसी पैसे को एक हिस्ट्री दे दी, एक कहानी दे दी कि वो लीगल बिजनेस से आया है। तो अब ब्लैक मनी सिस्टम में एंट्री तो ले चुका है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। सोचो, किसी भी तरह से तुम्हारा इलीगल बिजनेस अगर मार्केट में एक्सपोज हो गया और ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो तुम्हारे सारे बिजनेस सीज हो जाएंगे। तुमने जितनी भी वेल्थ अब तक बनाई है सब गई, और तुम्हारी फैमिली उस पैसे को कभी यूज़ नहीं कर पाएगी, ना कभी तुम यूज़ कर पाओगे अगर जेल से बाहर भी आ गए या फिर कहीं भागने का प्लान हो गया, जस्ट लाइक विजय माल्या। और यही एंट्री होती है मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे फेज की, लेयरिंग। तुम बस एक बात सोचो, उस चोर को पकड़ना कितना मुश्किल होगा जो कुछ सामान लेकर भाग रहा है और बार बार गलियां चेंज कर रहा है, बार बार अपना मास्क चेंज कर रहा है, अपने कपड़े चेंज कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अब इस पैसे के साथ। लेयरिंग असल में एक मैजिक ट्रिक है। इसका सिर्फ एक ही काम है,
इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन कर दो कि अथॉरिटीज़ को पता ही ना चले कि तुम्हारा पैसा गया कहाँ। जैसे ए ने बी को पैसा दिया, बी ने सी को दिया, पर सी ने किसको दिया, फिर वहाँ से ये किसके पास गया, फिर एंड में ये किसके पास इस समय पैसा है। और यही काम आते हैं मशहूर टैक्स हेवेंस। टैक्स हेवेंस कुछ आइलैंड नेशन होते हैं, जैसे कि पैनमा आइलैंड, केमन आइलैंड और मॉरिशस। पास्ट टाइम में काफ़ी पॉपुलर थे क्योंकि ये अपने देश में फाइनेंशियल जानकारी दूसरे देशों में साझा नहीं करते हैं। पर अब चीज़ें थोड़ा रिलैक्स हुई है, ये इन लोग बताने लगे हैं, लेकिन लूप होल्स अभी भी हैं। मान लो एक करप्ट आदमी है, वो 100 करोड़ रुपए अपना छुपाना चाहता है। सबसे पहले ये व्यक्ति वहाँ की लॉ फर्म को हायर करेगा, फिर वहाँ एक शेल कंपनी रजिस्टर होगी, एक नकली बिजनेस जो सिर्फ कागजों पर होता है, इसका कोई ऑफिस नहीं होता, और फिर ये लॉ फर्म वहाँ के एक लोकल व्यक्ति को उठाकर इस कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर बना देती है। कागजों के हिसाब से यही लोकल व्यक्ति उस कंपनी का मालिक होगा। और अगर इंडिया की सरकार ये जानकारी मांगती है तो चूंकि कागजों पर वो लोकल व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर है, तो इस व्यक्ति का नाम दूर दूर तक आएगा ही नहीं। अब बारी है इस पैसे को बाहर भेजने की। ये व्यक्ति अपने इंडिया के बिजनेस का यूज़ करके वहाँ की शेल कंपनी से कुछ खरीदने का दिखावा कर सकता है। मान के चलो कोई सस्ता मशीन या सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, लेकिन वो इसका 10 करोड़ रुपए का फेक इनवॉइस जनरेट करते हैं, और बस वो 10 करोड़ रुपए बिजनेस के लीगल एक्सपेंस के नाम पर भारत से बाहर चले जाते हैं। और अब लेयरिंग अपनी टॉप स्पीड पकड़ती है, क्योंकि ये शेल कंपनी पैनमा वाली केमन आइलैंड के किसी सीक्रेट बैंक अकाउंट में पैसा भेज देगी। और सोचो अगर इस केमन आइलैंड वाली कंपनी को किसी सरकार को रिपोर्ट करना होगा तो वो किसे करेगी। चूँकि पैसा पैनमा आइलैंड की एक कंपनी से आया है जिसका नॉमिनी डायरेक्टर भी पैनमा आइलैंड का लोकल व्यक्ति है, तो वो वहाँ की सरकार को रिपोर्ट करेगी, ना कि इंडिया की सरकार को। और इस तरह सुराग पूरी तरह गायब हो गया। भारत को भनक तक नहीं लगी और वो पैसा इस क्रिमिनल से पूरी तरह डिटैच हो गया है। वो उन आइलैंड नेशन में इतना घूम चुका है कि उसके पीछे का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड अब नहीं बचा। लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जिसे अपने देश में खर्च ना किया जा सके खुलकर। और अब बस यही पैसा जो वाइट मनी की तरह दिख रहा है, इसे इंडिया लाना है ताकि इसे लग्जरी विला खरीदा जा सके। और यहीं आता है हमारा फाइनल फेज, इंटीग्रेशन। इन्हीं आइलैंड नेशन की कोई कंपनी भारत की एक कंपनी को या तो लोन देती है, या उसमें पैसे इन्वेस्ट करती है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेती है वो कंपनी के नाम से। सरकार को ये लगता है कि ये पैसा किसी विदेश की कंपनी से लोन के फॉर्म में आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मज़े की बात, इस पैसे पर टैक्स भी नहीं देना होगा। दूसरा तरीका है एसेट्स खरीदना। ये कंपनी दुबई या लंदन में कोई लग्जरी विला खरीद लेती है, या फिर इंडिया में स्टॉक मार्केट की हेल्प से यहाँ की किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करती है, जिससे इस कंपनी का प्राइस आसमान छूने लगता है। और अब ये पैसा पूरी तरह सिस्टम में इंटीग्रेट हो चुका है। कल तक जो पैसा ब्लैक मनी और इलीगल करप्शन से कमाया हुआ पैसा था, वो पूरी तरह लीगल इकोनॉमी का हिस्सा है। और अब वो व्यक्ति इस पैसे से कोई भी लीगल काम कर सकता है, घर खरीद सकता है, गाड़ियाँ खरीद सकता है, या कोई मॉल ओपन कर सकता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पैसा 100% लीगल दिखने लगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को लगेगा कि ये पैसा फॉरेन की कोई एंटिटी का है, पर उन्हें क्या पता कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इन्हीं 3 स्टेप को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो क्या क्रिमिनल्स हमेशा जीतते हैं? नहीं। जैसे जैसे ये लॉन्ड्रिंग के केस और स्मार्ट होते जा रहे हैं, सरकारें भी बहुत एग्रेसिव हो रही हैं। इस पूरे खेल को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने एक पुलिस बना रखी है, मिलिए FATF से। इसका काम है दुनिया के सभी देशों पर नज़र रखना। अगर कोई देश टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है तो उसे ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डाल सकती हैं। जिन भी देशों को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला, उन्हें IMF से लोन नहीं मिल पाएगा। उनकी इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शन लग जाएंगे। पाकिस्तान को इन्होंने रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाला था, पर फिलहाल वो इससे बाहर है। सरकारें नए नियम बनाती हैं और क्रिमिनल नए लूप होल निकाल लेते हैं। आज के टाइम क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, हवाला, इन सभी चीज़ों के चलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई क्रिमिनल पैसे चुराए या छिपाए, इससे मेरा क्या नुकसान? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। पहला,
टैक्स बर्डन और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना। जब काला धन सीधा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में लोग प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं जिससे इनके प्राइस बहुत बढ़ते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने का सपना एक सपना ही रह जाता है। दूसरा, बैंक के अनोइंग नियम। ये जो लंबी लाइन लगाकर बार बार केवाईसी करानी पड़ती है, ये आपके लिए नहीं बल्कि इन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए होती है, जिसका सीधा असर एक नॉर्मल व्यक्ति के सिरदर्दी है। और तीसरा और सबसे डरावना, टेरर फंडिंग। ये काला धन सिर्फ लग्जरी आइटम खरीदने के लिए नहीं बल्कि गलत बिजनेसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम में आता है, जिससे सीधा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर आपको ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में बात करने वाले हम लोग बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज़ के बारे में अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाय बाय।